सो स्टूडेंट्स, लास्ट आपने जो टॉपिक देखा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, और उसके बाद था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसमें आपने देखा कि किस तरीके से फेडरलिज्म में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसके क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं। और अभी जो जस्ट लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ फेडरेशन और फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन। तो पूरी दुनिया भर में आपने देखा कि दो तरीके के फेडरल सिस्टम हैं। एक कमिंग टुगेदर, जो कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरा था होल्डिंग टुगेदर, जो अपने इंडिया में स्पेन और बेल्जियम जैसे कंट्रीज़ में है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के जो फीचर्स हम लोगों ने देखे थे, जो इंडिया में चलता है, कि इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके साथ में जो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे मैटर्स के लिए, बहुत से डिसीजंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनको स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट लेना पड़ता है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पार्लियामेंट में भी ऐसे बहुत से डिसीजंस या ऐसे एक्ट फॉर्म किए जाते हैं कि उनको बनाने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन और उनका एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, विधानसभाएँ, उनका एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की ये एक बहुत ही अलग विशेषता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, मतलब बांध करके रखते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से कनेक्टेड है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, जो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। तो जैसे कि डेफिनेशन में था, फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। उसका फर्स्ट फीचर तो यही था, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि फर्स्ट फीचर जो फेडरलिज्म का है वो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर इनिशियली स्टार्टिंग में 1947 के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई और ये डेमोक्रेसी आई, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के दो लेवल्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। एक केंद्र की सरकार थी जो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी सभी राज्यों में उनकी अपनी अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले से चला आ रहा था। तो टू टीयर सिस्टम तो चल ही रहा था। उसके बाद 1992 में, 1992 में पावर को डिसेंट्रलाइज करके, पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड करके, ये गवर्नमेंट का एक थर्ड लेवल भी उस ऐड कर दिया गया, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इंडिया को फेडरल सिस्टम या फेडरल कंट्री बनाने के लिए सबसे पहला तो आप एक ये देख ही रहे हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के कई टीयर हैं, लेवल्स हैं। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो अपने अपने स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्न करती हैं। उसके बाद में एक थर्ड टीयर भी है गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट या पंचायत बोलते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ये गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, टीयर्स हैं, ये इंडिया को एक फेडरल कंट्री और फेडरल सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब और उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के ये जितने भी थ्री टीयर्स हैं, स्पेशली इनिशियल शुरुआती दौर में कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के जो दो टीयर इंट्रोड्यूस किए गए, और उनके जो जुरिडिक्शन एरियाज़ हैं, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, पावर और उनके कार्य क्षेत्रों का जब बंटवारा किया गया, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ अधिकार दिए गए और कुछ उनके जुरिडिक्शंस बना दिए गए।
उनके कार्यक्षेत्र बांट दिए गए कि इन इन मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और किन मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती हैं, लॉज फॉर्म कर सकती हैं। और कुछ मैटर ऐसे भी थे जहाँ पर ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि ये तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैटर है, स्टेट का ही मैटर है, तो फिर इसमें लॉज कौन बनाएगा। तो उसमें ये सहमति दर्ज हुई थी कि ऐसे मैटर्स जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट के अपने राइट्स जो होते हैं या उनके जुरिडिक्शन एरियाज आपस में कोलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनको एक अलग उसमें दायरे में रखा गया, इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। और उन मैटर्स में ये रखा गया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट उन मैटर्स में रूल्स लॉज को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये कंफर्म है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जुरिडिक्शन एरियाज हैं, उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और उनको लेकर के वो रूल्स लॉज बना सकते हैं। और ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया। इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। इसको थ्री फोल्ड मॉडल बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स और जो वर्किंग है इनके डिवीज़न को, कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करता है, वेरीफाई करता है। और इस थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला पावर डिवीज़न का सेक्टर है, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट एंड द नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज द कंकरेंट लिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनियन लिस्ट का मतलब है इसमें ऐसे मैटर्स होंगे, वो सभी जुरिडिक्शन एरियाज होंगे जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को राइट है डिसीजन लेने का, रूल्स लॉज फॉर्म करने का। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स को वो एरिया दिए गए हैं, वो मैटर्स दिए गए हैं जिनको लेकर के वो लॉज को फॉर्म कर सकते हैं, जिन पर उनका पूरा एकाधिकार होगा स्टेट्स का। और कंकरेंट लिस्ट में वो सभी मैटर्स शामिल किए गए हैं जिनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज फॉर्म कर सकते हैं और दोनों मिल करके उसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में आप आइए, पेज नंबर इसमें 16 में देखिए मैटर लिखा हुआ है, इसको एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, communications and currency. They are included in the list because we need a uniform policy on the matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट में वो ऐसे मैटर्स लिए गए हैं, ऐसे सब्जेक्टों को शामिल किया गया है, विषयों को लिया गया है जिनके लिए एक यूनिफॉर्मिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लेकर के जो कानून बनाए जाएंगे वो पूरे देश के लिए समान होने चाहिए। नहीं तो फिर इससे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है लोगों के बीच और राज्यों के बीच। इसलिए कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं कि जिनके लिए नियम कानून जो भी बने वो पूरे कंट्री के लिए एक तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उन मैटर्स में कौन कौन से हैं आप साफ साफ यहाँ पे देख लीजिए। डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बाह्य आक्रमण से या किसी भी इमरजेंसी के टाइम पीरियड में पूरे देश को जब सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में जो लॉज होने चाहिए या जो भी उसमें सिस्टम बनाया जाए डिफेंस सर्विसेज का या सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर, तो पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करे और एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि तमिलनाडु में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसके लिए अलग तरीके का लॉ है, डिसीजन है, और उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग प्रोविज़न हो। ऐसे में पार्शियलिटी हो जाएगी और डिस्क्रिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी से वंचित भी रह जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी का जो मैटर है डिफेंस सर्विसेज का, वो जैसे इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी है या आर्म्ड फोर्सेस है इंडिया की, इंडियन आर्मी, तो इनके जो लॉज हैं और इनका जो पूरा सिस्टम है उसकी कंट्रोलिंग और उसके पूरे मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में रखा गया, यूनियन लिस्ट में, वो उसका मामला है। ऐसे ही फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामले, अब नाम से पता चल रहा कि विदेशी मैटर है, विदेशों से व्यापार हो, विदेशों से कैसे रिश्ते हमें रखने हैं अदर देश कंट्रीज़ के साथ में, उनके साथ लेन देन कैसा रखना है,
तो अब ऑब्वियसली ये पूरे कंट्री का मैटर होना चाहिए। अगर स्टेट इसमें अलग अलग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश किसी दूसरे देश के साथ में अपने अलग रिलेशन रखता है, तमिलनाडु कुछ और रखता है, ठीक। कोई पता लगा कि पाकिस्तान के साथ में मैत्री संबंध रखना चाहता है, दूसरा है उसको अपने स्टेट में आने नहीं दे रहा है, तो ऐसे में पूरे कंट्री में डिवीज़न हो जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पूरा एक ये नेशनल मैटर है, राष्ट्रीय मुद्दा है। किस देश के साथ में हमें कैसे व्यवहार करना है, कितना लेन देन रखना है, ये पूरे कंट्री का मैटर है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट में रहेगा तो ठीक रहेगा, इससे यूनिफॉर्मेलिटी आएगी और जनता को वो डिसीजन स्वीकार करना होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसके बाद में बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर भी, क्योंकि बैंक्स को पूरे कंट्री में जो भी लेन देन का मैटर है, चाहे मनी डिपॉजिट का मैटर हो, उस पर इंटरेस्ट देना हो, लोन प्रोवाइड करना हो, या जो भी एक्सचेंजमेंट का सिस्टम है पूरे ऑल ओवर कंट्री में रन कराना है, तो बैंकिंग को भी नेशनल मैटर माना गया है, राष्ट्रीय मुद्दा माना गया और इसको भी यूनियन लिस्ट में रखा गया है। कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियां हैं, और जो भी कम्युनिकेशन के मैटर्स हैं, चाहे वो उसमें मीडिया भी ले लीजिए, आप समाचार पत्रों को ले सकते हैं, मैगजीन्स को ले सकते हैं, तो ये भी राष्ट्रीय मुद्दा है। अब एक स्टेट में कोई मैगजीन छपती है, दूसरा राज्य कहते हैं नहीं ये हमारे यहाँ नहीं चल सकती है, हमारे यहाँ पर इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें तुम्हारे राज्य के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे मुद्दों को, क्योंकि पूरे राष्ट्र को कम्युनिकेशन की एक समान ज़रूरत है, इसलिए कम्युनिकेशन सेक्टर को और करेंसी को भी, वो तो सामान्य सी बात है। एक नोट है पूरे देश में, वही चलेगा तब तो सही है। अब हर राज्य के अपने नोट होंगे या डिफरेंसेस होंगे तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, ये जितने मैटर्स यहाँ लिखे हुए हैं ये नेशनल मैटर्स हैं और देश के सभी नागरिकों के लिए इन पर एक यूनिफॉर्म और इक्वल लॉ बनना जरूरी है, जिससे जनता को परेशानी ना आए। यूनियन लिस्ट के बाद में स्टेट लिस्ट में देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट कंटेन्स subjects of the state and local importance such as the police, trade, commerce, agriculture and irrigation. And the state governments are independent to make the laws and to regulate these laws inside the state in their only their states. तो ये राज्यों के मामले हैं, इनमें राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, उनको थोड़ा फ्रीडम दी गई है कि इन मैटर्स को लेकर के वो लॉज बना सकते हैं, और ये लॉज जो होंगे किसी दूसरे स्टेट से डिफ़र भी हो सकते हैं। कौन कौन से मामले हैं? जैसे पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था है वो राज्यों की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, और उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है, और वो अपने तरीके से मैटर्स को सॉल्व करते हैं। इसके बाद में ट्रेड, व्यापार है, तो व्यापार भी ऐसा ही मामला है। अब किसी राज्य में जितना भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो उसको लेकर के अगर वो नियम कानून नहीं बनाएगा तो दूसरे राज्यों से उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, या उसके यहाँ का सारा प्रोडक्शन हो सकता है अपने राज्य में प्रोडक्शन होने के बावजूद भी वहाँ की जनता को वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है, और अदर स्टेट में अदर कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट की जा रही है। तो व्यापार और वाणिज्य को लेकर के भी जो नियम कानून बनते हैं उसमें भी राज्य सरकारें थोड़ा सा स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। कॉमर्स बोल दिया मैंने। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर क्योंकि लोकल मैटर होता है। अब तमिलनाडु के एग्रीकल्चरल मैटर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था, किसानों को किस तरीके से क्या चीज़ अवेलेबल कराना है, दिल्ली में बैठ कर के डिसीजन लिया जाएगा तो वो निर्णय, वो डिसीजन वहाँ पर मान्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसान की समस्या अपनी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्या होती है, और उसको समझ पाना वहाँ के क्षेत्रीय लोगों और सरकारों का ही काम होता है। वो आसानी से उसको समझ करके सॉल्व भी कर सकते हैं, उनकी रीचिंग में भी है। राज्यों में एग्रीकल्चर और इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो राज्य सरकारों के ज़्यादा नज़दीक हैं, उनकी पहुंच के अंदर हैं। उसके बाद में जो लोकल एरियाज़ के लीडर्स हैं, चाहे वो एमएलएज हों या फिर और लोअर लेवल के लीडर्स हैं, वो कम्युनिकेट करते रहते हैं लगातार, वो वहाँ की जनता की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को समझ रहे होते हैं, तो उनके लिए नियम कानून बनाना और जनता को वो वेलफेयर, वो कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना उनके लिए आसान होता है। इसलिए इसको भी राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। अब ये लास्ट और थर्ड लिस्ट आती है, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट।
ये ऐसी सूची है, ऐसी लिस्ट है जिसमें उन मैटर्स को लिया गया है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स लॉज फॉर्म कर सकते हैं और इनका ये कॉमन मैटर है। कभी कभी दोनों की सहमति से भी नियम कानून बनते हैं। कौन कौन से मैटर हैं? जैसे फॉरेस्ट। अब जंगल आपको पता है, या जितना भी ये चाहे नेचुरल फॉरेस्ट हो या ह्यूमन डेवलप्ड फॉरेस्ट हो, ये सभी जितने फॉरेस्ट के मैटर्स हैं राज्यों में भी होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंडेड होते हैं। तो इनमें अगर केंद्र और राज्य दोनों मिल करके ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि फॉरेस्ट को रिजर्व कर पाना, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाना, डेवलप कर पाना। इसलिए दोनों राज्यों के ये दोनों सरकारों के ये कॉमन मैटर्स हैं। ट्रेड यूनियंस, ये जो किसान मजदूर और दूसरे जो संगठन होते हैं, इनका फॉर्मेशन और इनकी कंट्रोलिंग, ये भी केंद्र और राज्य दोनों के मामलों के लिए रखा गया है। मैरिजेस, मैरिज मैटर्स भी होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर मैरिजेस को लेकर के आपको पता ही एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू है। तो ये राज्यों को भी दिया गया है कि भाई अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर वहाँ किस तरीके से लोग मैरिजेस करते हैं और क्या उनकी मान्यताएं हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए रूल्स लॉज बनाए जाएं। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दी गई, वो भी इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं और लॉज बना सकते हैं। ऐसे एडॉप्शन है, बच्चे को गोद लेने का या किसी को अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है, और सक्सेशन, उत्तराधिकार, किसी परिवार में माता पिता की बात आने वाली संतानों में लैंड और दूसरी भी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसमें भी दोनों गवर्नमेंट लॉज फॉर्म कर सकती हैं। अब मैटर आता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में इन मैटर्स को, कंकरेंट लिस्ट के किसी मैटर को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए, केंद्र कोई सी दूसरे तरीके का नियम बनाना चाह रहा है, राज्य कोई और नियम बनाना चाह रहा है, तो फिर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा पावर है। डिस्प्यूट की कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीज़न होगा, जो लॉ होगा, वो उसके बाद में मान्य होगा। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी, ये 3 लिस्ट के अलावा भी कभी ऐसे नए इश्यूज़, पार्लियामेंट्री सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें ये डिस्प्यूट या ये प्रपोज़ल भी आया था कि अभी जो मैटर्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इन तीनों लिस्ट में, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में, फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसा नया मैटर आ जाए, बिल्कुल न्यू इशू होगा, तो उसको लेकर के रूल्स लॉज कौन बनाएगा? जैसे अभी आप देख लीजिए, आजकल जिस तरीके की ये सूचना क्रांति, कम्युनिकेशन और ये जितना भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर के, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनको लेकर के अब कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए भी नए नए कानून नियम बनाने पड़ रहे हैं और आने वाले दौर में इसके लिए लॉस बनाने पड़ेंगे। कभी किसी ने, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 के आसपास जब वो काम कर रही थी, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीज़ भी आएगी कि इसके लिए भी रूल्स लॉज बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे मैटर्स को रेजिडुअरी एक सब्जेक्ट है, लिस्ट है, उस पर रखा गया है। अवशेष शक्तियाँ जो होती हैं, आने वाले फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम जनरेट होंगी तो उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो ऐसे मैटर्स में जो फ्यूचर में कभी जनरेट हो जाएंगे उसके लिए लॉज फॉर्म कर सकते हैं। तो आप आजकल देख रहे हैं कि जो नई नई समस्याएं सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ी हुई आ रही हैं, या कोई भी नया फीचर आ रहा है, ऐसा फीचर जो बिल्कुल न्यू है, पहले उस पर कोई नियम कानून नहीं था, तो उसके लिए पार्लियामेंट ही लॉज बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रेगुलेट करती है। इसके अलावा भी ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पर कभी डिस्प्यूट हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैटर जनरेट हो रहा है, कोई नया इशू आ रहा है और कोई भी गवर्नमेंट उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की कंडीशन में नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उन मैटर्स को फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई जाकर के चैलेंज भी कर सकता है, और या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको अपने आप ही संज्ञान में लेकर के, उसको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट्स को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इनको ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इसके लिए आपको कुछ प्रोविज़न करना है और इस मैटर को लेकर के लॉज फॉर्म करने हैं। तो
यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी, और ये उनकी ड्यूटी भी है कि कभी कोई नया मैटर, नया इशू जनरेट हो रहा है तो उसको वो गवर्नमेंट्स को, दोनों को, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ऑर्डर दे सकता है कि भाई इस प्रॉब्लम को पब्लिक की सॉल्व कीजिए और इसको कुछ रूल्स लॉज बना करके ओवरकम करने की कोशिश करिए। या कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा है किसी लॉकडाउन में जो अदर स्टेट्स में, जो दूसरे स्टेट्स से वर्कर्स आए हुए हैं, उनका जो माइग्रेशन हो रहा है, अब प्रॉब्लम्स की वजह से, खाने पीने रहने की समस्या की वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, और गवर्नमेंट हेल्प दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से मैटर्स में इग्नोरेंस हो रहा है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, या किसी वजह से ये जो वर्कर्स हैं इनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे मैटर में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिसीजन लिया है और कहा है कि भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं, अपने अपने स्टेट में ये सभी लोग ध्यान रखें कि ये जो माइग्रेंट पीपल हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये उनका मैटर है कि उनके यहाँ पर, चाहे वो अदर स्टेट का हो या उनके खुद के स्टेट का, उसको जो भी रिलीफ हो सकता है वो प्रोवाइड करें। उनको ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया का जो सिस्टम है, ये फेडरल सिस्टम वर्क कर रहा है, और यहाँ पर वो सभी फीचर्स जो एक फेडरलिज्म में होना चाहिए उनको फॉलो किया जा रहा है। तो इन सभी बेसिस पर हम लोग फाइनली इस रिजल्ट पर पहुँच चुके हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और यहाँ पर जो फेडरेशन चल रहा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी ये अपने अंजाम तक सही से पहुँच रहा है।